मध्यकालीन भारत या मिडिवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत एक इम्पॉर्टेंट फेज माना जाता है। ये उस समय के भारत के लिए एक कंप्लीटली न्यू पॉलिटिकल सिस्टम था। 1206 से 1526 तक लगभग 320 साल तक दिल्ली सल्तनत ने नॉर्थ इंडिया की पॉलिटी डिफाइन करी और इसके साथ साथ इसने कुछ नए स्टैंडर्ड भी सेट किए जो कि उस वक्त के भारत के लिए बिल्कुल नए थे। नए स्टैंडर्ड इसने सेट किए लाइक मिलिट्री गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसी दिल्ली सल्तनत को आज हम थोड़ा क्विक ओवरव्यू लेते हैं। ये दिल्ली सल्तनत की टाइमलाइन है और उसके साथ साथ ये दिल्ली सल्तनत की सारी डायनेस्टी की क्रोनोलॉजी भी है। दिल्ली सल्तनत पर काबिज होने वाली पहली डायनेस्टी थी स्लेव वंश। इसको इलबरी, ममलूक या गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। इसने दिल्ली सल्तनत पर लगभग 84 साल तक शासन करा। इस कड़ी में आने वाली जो दूसरी डायनेस्टी थी वो थी खिलजी वंश, जिसने 1290 से 1320 तक दिल्ली सल्तनत पर काबिज रहे। तीसरी डायनेस्टी थी तुगलक डायनेस्टी, जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे ज्यादा वक्त तक रूल करने वाली डायनेस्टी थी। सेकेंड लास्ट डायनेस्टी वॉज सैयद वंश, जिसने 33 साल तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करा। और पांचवी और अंतिम डायनेस्टी थी लोधी वंश। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का डाउनफॉल हो जाता है और मुगल्स की भारत में स्थापना हो जाती है। मुगल्स की अथॉरिटी स्टैब्लिश हो जाती है। ये दिल्ली सल्तनत की कुछ डिफरेंट डिफरेंट सारी की सारी डायनेस्टी हैं। इनका एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं। इस केस में जो सबसे पहली डायनेस्टी थी, जैसे हमने आपको पहले ही बताया, स्लेव डायनेस्टी या ममलूक डायनेस्टी। इनको कंसोलिडेटर भी कहा जाता है। इनका मुख्य फोकस सर्वाइवल और अपने राज्य को स्टेबल करना था, क्योंकि ये अपने देश से बाहर एक हॉस्टाइल कंट्री में अपनी अथॉरिटी स्टेब्लिश करना चाह रहे थे। एक्सपेंशन का इनका इतना आइडिया, इतना मोटिव नहीं था। उनको बस भारत में किसी भी तरीके से सरवाइव करना था। इसी सर्वाइवल को देखते हुए उन्होंने राइवल्स को कंट्रोल करा, नोबल्स को डिसिप्लिन करा और दिल्ली को एक पॉलिटिकल सेंटर के रूप में स्टैब्लिश कर दिया, जिसका नतीजा ये मिलता है कि दिल्ली सल्तनत को इनके बाद आने वाली डायनेस्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिल जाती है। सल्तनत की जो दूसरी डायनेस्टी थी वो थी खिलजी डायनेस्टी। खिलजी पीरियड एक दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक, क्या कहते हैं, एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इनसे पहले जो सल्तनत इनसे पहले जो डायनेस्टी थी उनका मेन मोटिव था सिर्फ सरवाइव करना, लेकिन सरवाइव करने के साथ साथ इन्होंने अपना गोल शिफ्ट करा सर्वाइवल से एक्सपेंशन की तरफ। इनका जो फुटप्रिंट था ना केवल नॉर्थ इंडिया पर, बल्कि इनका फुटप्रिंट डेक्कन तक फैला हुआ था। अब इतने बड़े भूभाग पर कब्जा करना या अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश करना विदाउट मिलिट्री आर्मी और इकोनॉमिक कंट्रोल के अकम्प्लिश नहीं हो सकता था। इनके कई सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म थे जिनकी वजह से खिलजी डायनेस्टी एक अच्छी तरीके से फल फूल पाई और दिल्ली सल्तनत की पावर इनके अंडर एक न्यू लेवल पर पहुंच गई। इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए जो तीसरी डायनेस्टी थी वो थी तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी को एक्सपेरिमेंटर भी कहा जाता था। ये सबसे ज्यादा जटिल डायनेस्टी थी। तुगलक डायनेस्टी के काल में ही दिल्ली सल्तनत अपने एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है और इन्हीं डायनेस्टी के रूलर्स के कुछ एक्सपेरिमेंट थे जिनके
कारण यही डायनेस्टी के डाउनफॉल का कारण भी बन जाती है। इस डायनेस्टी ने तीनों दोनों रूप देखे हैं, इसका हाईएस्ट पॉइंट और इसका डाउनफॉल भी। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक के जो कुछ एक्सपेरिमेंट थे वो विजनरी तो थे, लेकिन वो धरातल पर सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पाए, इसी वजह से डिजास्टर्स साबित हुए। सैयद और लोधी वंश के आते आते दिल्ली सल्तनत अपनी ओल्ड ग्लोरी खो चुकी थी और अब यहां से दिल्ली सल्तनत के लिए सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। यहीं से है, क्योंकि यहीं से ही एक अफगान पावर का इस्टेब्लिशमेंट के लिए रास्ते खुल गए और यहाँ पर एक बहुत डिसिसिव लड़ाई के बाद, बाबर और इब्राहिम लोधी की फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद यहाँ पर मुगल साम्राज्य की नींव पड़ जाती है और यहीं से मुगल काल स्टार्ट हो जाता है। दिल्ली सल्तनत देश की पहली इस्लामिक पॉलिटिकल अथॉरिटी स्टैब्लिश करती है। इससे पहले भी कई सारे इस्लामिक इन्वेडर्स ने भारत में इन्वेजन करा, लेकिन उनका मकसद भारत में मौजूद धन दौलत को लूटना और प्लंडर करना था। उनका भारत को रूल करने की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। लेकिन दिल्ली सल्तनत के स्टैब्लिश होने के बाद या मोहम्मद गौरी जैसे ही भारत में आता है तो वो भारत में अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश करना चाहता है और इसके साथ साथ टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी करना चाहता है। दिल्ली सल्तनत की एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि दिल्ली सल्तनत ने भारत में एक कंटिन्यूटी का दौर जारी करा। एक डायनेस्टी के बाद दूसरी डायनेस्टी आती गई, लेकिन इनका मेन जो कैरेक्टर था वो इस्लामिक ही रहा। इसी इस्लामिक कैरेक्टर ने मुगल्स के लिए राह आसान कर दी और इस डायनेस्टी के बाद मुगल काल भारत में स्टैब्लिश हो पाया। अब हम जानते हैं दिल्ली सल्तनत के कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जैसे कि अभी हमने बताया, भारत में जो इन्वेडर्स थे दिल्ली सल्तनत से पहले, लाइक महमूद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद बिन कासिम, इनका मेन मकसद भारत में मौजूद धन दौलत को लूटना था। टेरिटोरियल रूल करने के इच्छुक नहीं थे। लेकिन तराइन के सेकंड बैटल के बाद या मोहम्मद गौरी के भारत में जीतने के बाद इनका मेन जो मोटिव था भारत के एक बड़े पार्ट को रूल करना भी था। इसी चीज ने जन्म दिया तराइन की दो लड़ाइयों को, जिसमें पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी की हार होती है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा और दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं और उसका नतीजा ये निकलता है कि भारत में टर्किश पॉलिटिकल अथॉरिटी, टर्किश पॉलिटिकल कंट्रोल भारत में इस्टेब्लिश हो जाता है और which is ultimately led to the foundation of Delhi Sultanate in 1206। अब यहीं से दिल्ली सल्तनत की स्थापना का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे ही मोहम्मद गौरी की डेथ होती है उसके बाद कहानी में आते हैं उनके सबसे एबल स्लेव, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में इंडिपेंडेंटली रूल करना स्टार्ट कर दिया और दिल्ली को एक पॉलिटिकल सेंटर घोषित कर दिया और 1206 में ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना पड़ जाती है और यहीं से एक भारत में नया पॉलिटिकल सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली पहली डायनेस्टी जो थी वो थी ममलूक डायनेस्टी। इसके अन्य नाम स्लेव, इलबरी और गुलाम वंश भी है। ममलूक वर्ड जो है वो एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्लेव या गुलाम। स्लेव डायनेस्टी का एक ओवरव्यू, जैसे हमने आपको पहले ही बताया, इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था स्टेट का सर्वाइवल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी।
अब इनके सामने इस चीज के लिए कई सारे मेजर चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज ये था, इनको अपने ही गवर्नर से मिला जो कि इंटरनल रिबेलियन के रूप में था। दूसरा चैलेंज था इनके अपने नोबल्स या चहलगामी या चालीसा कहते हैं। तीसरा चैलेंज इनके पास जो था वो था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे मंगोल भारत में आक्रमण करने को रेडी बैठे थे। अब इन सारे चैलेंजेस का इन्होंने सामना बखूबी करा और इन्होंने अपनी अथॉरिटी को स्टैब्लिश करा, सेंट्रलाइज करा, नोबल्स के ऊपर कड़ा कंट्रोल करा और अपनी मिलिट्री को मजबूत करा, जिसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली सल्तनत को पहली डायनेस्टी से ही एक स्टेबल फाउंडेशन मिलना स्टार्ट हो गया। अब दिल्ली सल्तनत के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करते हैं। वैसे तो कई सारे रूलर हुए, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 3 रूलर के बारे में बात करेंगे। पहले रूलर जो थे वो थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली में सल्तनत की इल्बरी ट्राइब को बिलोंग करते थे। इन्होंने सबसे इफेक्टिव काम जो ये था, इन्होंने चालीसा या तुर्कान चहलगामी को ऑर्गेनाइज करा। इसी तरह इन्होंने अपने एम्पायर को इक्ता सिस्टम में डिवाइड करा। इक्ता ऐसा मान लें कि इन्होंने अपना जो इनके अंडर जो नोबल्स थे उनमें लैंड डिवाइड करी और उस लैंड के रेवेन्यू से वो नोबल्स अपना मिलिट्री को मेंटेन करते थे और जरूरत पड़ने पर राजा की सेवा में लड़ाई लड़ने भी जाते थे। चौथा इंपॉर्टेंट काम जो था इल्तुतमिश ने करा वो था मंसूर फ्रॉम अब्बासिद खलीफा। अपने रूल को लेजिटिमाइज, इस्लामिक लेजिटिमिटी देने के लिए ये बगदाद के खलीफा से मंसूर ले आए और इल्तुतमिश को एक इस्लामिक रूलर के रूप में पहचान मिली। आइए अब हम बात करेंगे रजिया सुल्ताना की, जो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला रूलर थी। रजिया सुल्ताना ने जेंडर बेस्ड पॉलिटिकल बैरियर को चैलेंज करा, अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करी। नॉन तुर्क के अपॉइंटमेंट को लेकर इनकी नोबल्स के साथ नाराजगी स्टार्ट हुई, विच is ultimately led to the downfall of रजिया सुल्ताना। इसी वजह से नोबल्स ने इनके खिलाफ षड्यंत्र करके इनको दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पे से हटा दिया। रजिया सुल्ताना के बाद कहानी में आते हैं वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत नेम्ड बलबन। इन्होंने सुल्तान के पद को जिल्ले इलाही का दर्जा दिया, जिसका मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड। मतलब गॉड के बाद अपने आप को इन्होंने रखा अपने सल्तनत के अंडर। एक इनका जो शासन काल था रिजिड एंड अथॉरिटेरियन मोनार्क के रूप में जाना जाता है। इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्टरबेंस को टैकल करने के लिए इन्होंने सेंट्रलाइज मोनार्की को और स्ट्रांग बनाया और पॉलिसी ब्लड एंड आयरन को इन्होंने तरजीह दी। इसके साथ साथ नोबल्स के ऊपर अपनी सुपीरियरिटी स्टैब्लिश करने के लिए इन्होंने दरबार में अपने नोबल्स के लिए डिसिप्लिन कुछ स्टार्ट किए, जो थे सजदा एंड पेबोस। सजदा में नोबल्स को इनके आगे झुकना होता था और पेबोस में नोबल्स के द्वारा इनके चरणों को चूमना होता था, जिससे कि नोबल्स इनको और ज्यादा सुपीरियर माने अपने से। इसी तरीके से सुल्तान की अथॉरिटी को एब्सोल्यूट और अनक्वेश्चनेबल बनाया गया बलबन के द्वारा। खिलजी वंश के स्लेव वंश के बाद जो कहानी में आता है वो आता है खिलजी वंश।
जिसका कार्यकाल मात्र 30 वर्ष का तक रहा, लेकिन इनका कार्यकाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है रिगार्डिंग इनके एडमिनिस्ट्रेशन। ये खिलजी वंश का पूरा एक्सटेंट था, कहां से कहां तक ये फैला हुआ था, भी हम इनको और डिटेल में जानेंगे। ममलूक का जो कैरेक्टर था या उनका मोटिव था सिर्फ सर्वाइवल, लेकिन इनका खिलजी वंश के आने से सर्वाइवल इनका जो कैरेक्टर चेंज हो गया, एक्सपेंशनिस्ट हो गया। यानी कि ये अपने आप को दिल्ली तक महदूद ना रखकर, आप जैसे मैप में देखेंगे, दिल्ली को लिमिट में ना रखकर ये अपने आप को डेक्कन की तरफ भी फैलाना स्टार्ट कर दिया था। यस, नॉर्थ इंडिया के साथ साथ डेक्कन पे भी इनका कब्जा हो गया था। इन अब इतने बड़े भूभाग पर अगर कब्जा करना था तो विदाउट स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ये पॉसिबल नहीं था। इसी वजह ने से इन्होंने लार्ज स्टैंडिंग आर्मी पर ज्यादा ध्यान दिया, और यही एक आउटकम, इसका नतीजा ये निकला कि दिल्ली सल्तनत को सर्वाइवल से एक वॉर ओरिएंटेड स्टेट में तब्दील करा खिलजी डायनेस्टी ने। खिलजी वंश का जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था वो थे अलाउद्दीन खिलजी। इनके कुछ स्ट्रॉन्ग मेजर थे जिसकी वजह से ये आने वाली दिल्ली सल्तनत और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था इनका आर्मी को लो कॉस्ट पर स्ट्रॉन्ग बनाना। इसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी के कुछ ऐसे मेजर थे कि स्टेट का इंटरवेंशन रखा मार्केट में, यानी कई सारी जरूरत की चीजों का प्राइस जो था वो स्टेट डिसाइड करता था। सप्लाई और डायरेक्ट कंट्रोल था सप्लाई और प्राइस पे। और इनके जो मुख्य मेजर माने गए, जैसे अभी बताया कि प्राइस का फिक्सेशन, मार्केट का रेगुलेशन और जमाखोरी पर पूरी तरीके से प्रतिबंध था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। इसी वजह से अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की जो इकोनॉमी को एडवांस इकोनॉमी सिस्टम के तहत माना जाता है। खिलजी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा वक्त तक शासन करने वाला एक डायनेस्टी थी, जिसके फाउंडर थे गयासुद्दीन तुगलक। इनके अदर इंपॉर्टेंट लीडर मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक थे। सबसे पहले इनकी पॉलिसीज के बारे में जाने। मॉडर्न और एम्बिशियस आइडिया पे इनकी सारी पॉलिसी बेस्ड थी। इन्होंने कई सारे नए नए एक्सपेरिमेंट अपनाए जो कि अपने टाइम से आगे थे, लेकिन उन्हीं एक्सपेरिमेंट की वजह से यहीं से दिल्ली सल्तनत का अंत होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कई सारी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टेबिलिटी देखने को मिली। लोगों के बीच में कंफ्यूजन, रिबेलियन और रेजिस्टेंस होना स्टार्ट हो गया, जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये हुआ कि दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन यहीं से तुगलक डायनेस्टी से स्टार्ट हो जाता है। तुगलक वंश ही एकमात्र ऐसा वंश है जो दिल्ली सल्तनत का उरूज यानी हाईएस्ट पॉइंट और डेक्लाइन भी यहीं से ही दिल्ली सल्तनत का स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो इनके इंपॉर्टेंट लीडर थे गयासुद्दीन तुगलक, बहुत ही इंटेलिजेंट और दूरदर्शी लीडर थे, लेकिन अपनी पॉलिसीज को धरातल पर ये नहीं ला पाए सही तरीके से। इस वजह से तुगलक डायनेस्टी का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। इनके कुछ मेजर एक्सपेरिमेंट थे। पहला एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने क्या करा कि अपनी कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर कर दी और अपने सारे प्रजा से और नोबल से भी यही कहा कि आप लोग भी ट्रांसफर दिल्ली से दौलताबाद हो जाए। और
ये डिसीजन सबसे डिजास्टर्स साबित हुआ और इनका इस डिसीजन का नतीजा यह निकला कि 2 साल बाद फिर से कैपिटल शिफ्ट करनी पड़ी फ्रॉम दौलताबाद टू दिल्ली। इसके अलावा टोकन करेंसी का एक्सपेरिमेंट भी इनके लिए, इनकी डायनेस्टी के लिए सही साबित नहीं हुआ। तो पब्लिक को कई सारी हार्डशिप और एडमिनिस्ट्रेटिव कैओस का सामना करना पड़ा और यही वजह थी कि फ्रीक्वेंट रिबेलियन इनके राज में होते रहे। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कहानी में आते हैं फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने अपनी पॉलिसी वेलफेयर ओरिएंटेड गवर्नेंस पर बेस थी। पब्लिक वर्क इनके कार्यकाल में पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया। इसी के साथ साथ जो सूखे से पीड़ित लोग थे उनके लिए रिलीफ मेजर और सोशल वेलफेयर स्कीम भी लेकर आए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव या धरातल पे वो प्लान नहीं लेकर आ पाए सही तरीके से। इसी वजह से डिसिप्लिन का कमी होना यहीं से स्टार्ट हो गया। और वन ऑफ द मेजर डिसीजन विच लेड टू द फेलियर ऑफ तुगलक डायनेस्टी वॉज कि इन्होंने इक्ता सिस्टम को हेरिडिटी बना दिया और यहीं से ही ये भी एक रीजन था तुगलक डायनेस्टी के डाउनफॉल का। तुगलक वंश के बाद दिल्ली की गद्दी पर आते हैं। एक इंपॉर्टेंट इवेंट ये था कि 1398 में तैमूर का आक्रमण होता है दिल्ली पर। 3 दिन तक ये दिल्ली में मौजूद दौलत को लूटता है, लोगों को मारता है और इसके बाद दिल्ली में से सब कुछ लूट लेने के बाद अपना एक गवर्नर नियुक्त करते हैं जिनका नाम होता है खिज़र खां। खिज़र खां ही सैयद वंश की स्थापना करते हैं। सैयद और लोधी डायनेस्टी के आते आते दिल्ली सल्तनत अपनी ओल्ड ग्लोरी खो चुका होता है और यहीं से दिल्ली सल्तनत का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। अगर हम इनका इन दोनों डायनेस्टी का नेचर समझे, ये सिर्फ सर्वाइवल के लिए ही सर्वाइवल की ही लड़ाई लड़ रहे थे। एक्सपेंशन करने की इनकी ना तो हिम्मत थी ना इनकी चाहत थी। सैयद काल की अगर हम बात करें, उस दौरान वीक लीडर थे और जो कि सिर्फ तैमूर की शैडो के अंडर ही काम कर रहे थे। लोधी डायनेस्टी की अगर बात करें तो लोधी डायनेस्टी पहली ऐसी डायनेस्टी थी जिसके अंडर अफगान लोगों ने भारत पर रूल करा। अब यहीं से ही इनका इंटरनल स्ट्रक्चर खराब होता गया, कमजोर होता गया। नोबल्स और राजाओं के बीच में यूनिटी और डिसिप्लिन की कमी हुई और जिसका नतीजा ये निकलता है कि फाइनली दिल्ली सल्तनत कोलैप्स हो जाती है 1526 में। पूरा इवेंट समझते हैं दिल्ली सल्तनत के खत्म होने का। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड बाबर। इस लड़ाई में बाबर की जीत होती है और यहीं से भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना स्टार्ट हो जाती है। तो बाबर की जीत जो होती है, क्योंकि ये मॉडर्नाइज वॉरफेयर या नए नए हथियारों से लड़ाई लड़ रहे थे, जो कि लोधीज के लिए बहुत ही नई चीज़ें थी और वो बाबर की सेना का सामना नहीं कर पाए और यहीं से मुगल सल्तनत की स्थापना स्टार्ट हो जाती है और एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन होता है। दिल्ली सल्तनत से मुगल रूल की तरफ भारत बढ़ता है। दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन का एक ओवरव्यू लेते हैं। नेचर जो था हाईली सेंट्रलाइज मोनार्की था। इसका मतलब सुल्तान जो था सारी पावर के सबसे उच्च स्थान पर बैठा हुआ था। सारी की सारी पॉलिटिकल, मिलिट्री, जुडिशली और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो थी सुल्तान के ही अंडर थी। इसके साथ साथ खास डिपार्टमेंट जैसे दीवाने अर्ज, दीवाने इंशा, वो सब सुल्तान अपने ही अंडर रख के उस पर डायरेक्ट कंट्रोल रखता था। लैंड को प्रोविंशियल सेटअप जो इस तरीके से था कि
लैंड को इक्ता में डिवाइड किया गया था अंडर मुक्तीज या गवर्नर। इक्ता का यहाँ पर इक्ता सिस्टम का डबल रोल था, जो इक्तादार को रेवेन्यू कलेक्शन के साथ साथ एक प्रॉपर आर्मी भी मेंटेन करनी होती थी, जो सुल्तान की सेवा में रहती थी। और लड़ाई लड़ने के वक्त में यही आर्मी सुल्तान की तरफ से युद्ध में भाग लेने जाती थी। इकोनॉमी की अगर बात करें, एग्रीकल्चर जो था फाउंडेशन था। जो लैंड जो थी वो तीन टाइप की लैंड में डिवाइडेड थी। पहली थी इक्ता सिस्टम में, दूसरी थी खलीसा लैंड, और तीसरी टाइप ऑफ लैंड थी इनाम लैंड। यहीं से रेवेन्यू जनरेशन होता था और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का काम चलता था। यस, लैंड रेवेन्यू इनका एक इम्पॉर्टेंट था। लैंड को डिवाइड इसीलिए करा था कि उससे लैंड से प्रॉपर रेवेन्यू निकाला जा सके। इस दौरान कई सारे अर्बन सेंटर लाइमलाइट में आए, जैसे बरोच, दिल्ली और लाहौर। इन सब शहरों का अच्छी तरीके से विकास हुआ। एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेड दोनों ही प्रीवेलेंट थी दिल्ली सल्तनत के टाइम में। सोशल स्ट्रक्चर, विमेन का सबमिसिव कैरेक्टर था उस वक्त। इसके साथ साथ सती प्रथा, स्लेवरी और पर्दा प्रथा का भी चलन था इनके टाइम में। जो एलिट्स ग्रुप होते थे वो अधिकतर तुर्क होते थे, अफगान होते थे या इंडियंस होते थे। इन्हीं के अंडर पावर का स्ट्रक्चर चलता था। स्टार्टिंग में तुर्क और अफगान, यानी स्टार्टिंग की डायनेस्टी में तुर्क और अफगान की का ज्यादा नंबर होते थे, और धीरे धीरे इनमें कुछ इंडियंस भी एडमिनिस्ट्रेशन में या इलीट ग्रुप में आने लगे। अब अगर हम कल्चर की बात करें, कल्चर ने इसको दिल्ली सल्तनत ने कल्चर में अच्छा खासा सिग्निफिकेंट रोल अदा करा है। सबसे पहले जो इंडो इस्लामिक सिंथेसिस इसमें आया, यानी जो भी लोग टर्की से आए थे भारत में एज ए इन्वेडर, फिर उन्होंने यहाँ पर टेरिटोरियल एक्सपेंशन करा, तो उन्होंने भारत और अपने यहाँ का के कल्चर को मिक्स करके कई सारी चीजें यहाँ से दी और यहाँ से ली भी। पर्शियन इन्फ्लुएंस एंड इंडियन ट्रेडिशन, जैसे अभी पढ़ा है हमने। सबसे जो सिग्निफिकेंट इसमें एस्पेक्ट था इसका, वो आर्किटेक्चर फीचर का। इससे पहले भारत के आर्किटेक्चर में आर्क्स, डोम्स एंड मीनार का चलन नहीं था। ये चलन दिल्ली सल्तनत के बाद ही भारत में प्रभाव में आया। इसके साथ साथ कुछ मेजर मॉन्यूमेंट्स जो कि अभी भी मौजूद हैं, जैसे कि कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। आर्किटेक्चर को एज अ पावर एंड आइडियोलॉजी शो कराया जाता था, यानी इसमें हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक बहुत बड़े भूभाग पर अगर कब्जा हो रहा है, तो वहां पर आर्किटेक्चर जो था पावर एंड आइडियोलॉजी शो करता था, आइडियल